दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में मैं एक नई क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में हमें एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। तो चलिए ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं और कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। याद रखेगा आज हमारी क्लास जो है दोस्तों ये 28वीं क्लास है। इसके पहले 27 अलग अलग क्लास आपको दिया जा चुका है अलग अलग चैप्टर पे। आपने नहीं देखा तो जाकर एक बार विजिट करिए और क्लास को पूरी तरह से देख लीजिए, ठीक है। याद रखिए दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से और कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं। इन किताबों को आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। और भी किताबें हैं बट यहाँ सब किताबों को लिस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ ही किताबें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। जबरदस्त किताब है। देखिए बिना किताबों की स्टडी संभव नहीं है, और अगर आपके पास किताब है तो होनी भी चाहिए कि स्टडी 91 की किताब अगर आपके पास हो तो ज्यादा बेहतर होगा। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सवालों का सिलसिला और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे सामने दिए गए हैं। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों समरूपी शब्द युग्म दे रहा दोस्तों, लिख रहा उपेक्षा और अपेक्षा। आपको बताना है उपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आप सभी जानते हैं उपेक्षा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों। उपेक्षा का तात्पर्य होता है किसी की उपेक्षा करना, मतलब अनादर करना। उपेक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी का अनादर करना। आदर का उल्टा होता है दोस्तों अनादर, ठीक है, अनादर करना। और अपेक्षा मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, अपेक्षा जो शब्द होता है, अपेक्षा का मतलब होता है कि किसी से अपेक्षा करना या किसी की तुलना। आप कहते हैं ना कि हिंदी की अपेक्षा, मतलब हिंदी की इस किताब की अपेक्षा ये वाली किताब ज्यादा बेहतर है। अपेक्षा किसके लिए होता है दोस्तों, तो एक तरह से तुलना करने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उपेक्षा और अपेक्षा इसके दो अलग अलग मायने हैं, इस वजह से याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इज्जत इजाजत नहीं होगा दोस्तों, स्वेच्छा जिद भी नहीं होगा, मुकाबले में जरूरत, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान सवाल है और इसी तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, और भी सवाल है। लिख रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द युग्म उद्यत और उद्धत के लिए सही अर्थ प्रकट करता है। एक शब्द दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिखा उद्यत। क्या लिखा दोस्तों, उद्यत। और दूसरा शब्द लिखा दोस्तों उद्धत। देखिए उद्धत का मतलब तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। उद्धत का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस शब्द को सुना होगा उद्धत, ठीक है, कि बच्चा जो है बड़ा उद्धत है, बड़ा उद्दंड टाइप का है, उद्दंडता करता है। याद रखेगा उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उद्यत मतलब क्या होता है दोस्तों, उद्यत का तात्पर्य होता है तैयार रहना, एकदम एक तरफ से प्रिपेयर रहना कि हां सर हम तैयार हैं परीक्षा के लिए, उद्यत, ठीक है, उद्यत याद रखिएगा। इसी तरह एक और शब्द पढ़ते हैं उद्यम। उद्यम पढ़ते हैं ना, उद्यम उद्यमी को कहा जाता है। उद्यम किसे कहा जाता है, उद्यमी को, यानी जो कैसा हो, जो कार्यशील व्यक्ति हो, कार्यवान व्यक्ति हो, जो हमेशा अपने कर्म करता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है उद्यम। उसी तरह से उद्यत माने तैयार हो जाएगा और उद्धत माने क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्दंड हो जाएगा। तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखेगा ये आपका राइट आंसर है। ये अभिमान उधेड़ना गलत है, अपमान सम्मान गलत है, शीघ्रता और सहजता ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब है। इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। अगला लिख रहा है कुल और कूल का मतलब क्या होता है। देखिए एक तरफ लिखा है कुल, एक तो देखिए कुल का तात्पर्य कई सारा होता है, ठीक है। कुल का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, कुल का तात्पर्य संपूर्ण से भी होता है, ठीक है। और एक और इसी तरह से कुल लिखा जाता है, जैसे आप लिखते हैं ना कि कुल जोड़ कितना हुआ, जैसे आपने ढेर सारा पैसा लिखा, नीचे लिखा कुल, ठीक है, यानी जोड़, यानी संपूर्ण। संपूर्ण के लिए भी कुल का इस्तेमाल होता है। एक कुल का तात्पर्य होता है दोस्तों परिवार। क्या होता है, आप कहते हैं ना ये हमारा कुल है, कुनबा है, कुल है, कुल मतलब परिवार, आपका परिवार है, तो उसके लिए भी कुल होता है। और एक जो लिखा कुल शब्द ना, कुल जब बड़ा उ लग जाए तो याद रखेगा इस कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस कुल का तात्पर्य किनारा होता है, ठीक है। तो देखिए यहां संपूर्ण के साथ ठंडा तो होगा नहीं, ठंडा ठंडा कूल कूल ये अंग्रेजी का शब्द है भाई, यहां कूल का मतलब ठंडा नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। किनारा और तट दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इस कुल का मतलब किनारा नहीं होता। परिवार और किनारा सही हो जाएगा, पक्षी और तट भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। बात को समझिए कि कहां किसके क्या मायने होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सुनने में एक समान लगता है लेकिन उसके अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। तो याद रखेगा ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर और अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा समरूपी शब्द दे रहा है नीरज नीरद। आइए मैं बताता हूं, पहले सुनिए ध्यान से। देखिए अगर नीर शब्द का अर्थ लेंगे तो नीर शब्द का अर्थ होता है जल, ठीक है, लेकिन
आगे चल के आप पढ़ते हैं कि इसी नीर शब्द में ज लगा दिया जाता है। याद रखिए जब कहीं पर ज लग जाए तो याद रखिए वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है, उसका तात्पर्य क्या होता है? कमल। और इसी नीर में अगर द लग जाए, नीर द, तो याद रखिएगा ये बादल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बादल का। ठीक है। और इसी नीर में अगर धी लग जाए, क्या लग जाए दोस्तों? धी लग जाए, नीरधि कहीं लिखा रहे तो याद रखिएगा नीरधि का तात्पर्य क्या होता है? समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र होता है। या कहीं नीर में दोस्तों क्या लिख जाए? नीर निधि लिख जाए। ठीक है, नीर निधि अगर आ जाए तब भी इसका तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? तब भी इसका तात्पर्य समुद्र ही होगा। चाहे नीरधि लिखा हो चाहे नीर निधि लिखा हो, दोनों का अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है। तो आपको क्या बताना है? ये कमल और ये बादल आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो पहले लिखा ज यानी कमल होगा। ठीक है, तो बादल जल हो नहीं सकता, कमल बादल हो जाएगा। सही है। समुद्र बादल नहीं होगा। समुद्र बादल दोस्तों कब होता? जब लिखा रहता नीरधि। क्या लिखा रहता? नीरधि। और बादल का क्या लिखा रहता? दल। ठीक है, यानी नीरद। ठीक है, तब ये हो जाता, क्या हो जाता? तब समुद्र का होता। याद रखेंगे। ठीक है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब। आ रहा है समझ में ना आपको? बिल्कुल आएगा समझ में। आराम से पढ़िए और आराम से जवाब दीजिए। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं। मेरी क्लास में कहीं कुछ भी आपको कठिन नहीं मिलेगा। मैं आ गया हूं, आराम से आप चीजों को देखते चलिए और ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं। विश्वास कीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है कि दीन और दीन का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर हम दीन में बड़ी ई की मात्रा लगा दें या फिर दीन में हम छोटी की मात्रा लगा दें, तो जब छोटी की मात्रा लगाते हैं तो दीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीन का मतलब दिवस होता है। जैसे आप कहते हैं आज कौन सा दिन है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो इस दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है। ठीक है, दिवस होता है, वासर होता है। ठीक है, ये सब पर्यायवाची बातें। लेकिन ये दिन क्या होता है? तो आप कहते हैं ना कि बड़ा दीन दुखिया है, गरीब को कहा जाता है। दीन किसे कहा जाता है दोस्तों? दीन का तात्पर्य यहां क्या होता है? गरीब होता है। दीन का तात्पर्य यहां निर्धन होता है। ठीक है, निर्धन। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? गरीब और दिवस, ये सही हो जाएगा। संपन्न थोड़े होगा। ठीक है, संपन्न तो जो धनवान होता है उसे कहा जाता है। संपन्न का उल्टा विपन्न होता है। ठीक है, विपन्न और दिवस लिखता तो शायद एक प्रकार से सही होता। दया दिवस होगा नहीं, दाता दिवस होगा नहीं। जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1। एकदम आराम से आप देखिए, फटाफट सही जवाब आपका निकलते चला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है समरूपी शब्द युग्म निशाचर और निशाकर। जी हां दोस्तों, क्या लिखा दोस्तों? ध्यान से पढ़िए। एक शब्द लिखा है निशाचर। क्या लिखा है? निशाचर। और दूसरा शब्द लिखा है निशाकर। ठीक है, निशाकर। आपको बताना इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, निशाचर, निशा माने होता है रात, चर माने चरने वाला, जो रात को चरता हो क्या है? राक्षस, दैत्य, दानव। ठीक है, भूत प्रेत पिशाच, कुछ भी कहिए। तो याद रखिए दोस्तों, निशाचर किसे कहा जाता है? निशाचर राक्षस को कहा जाता है। और निशाकर जो रात में प्रकाश करता हो उसे क्या कहा जाता है? तो रात में प्रकाश देता है चंद्रमा, यानी यहां चंद्रमा हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है? पहले निशाचर यानी पहले राक्षस होना चाहिए, बाद में चंद्रमा होना चाहिए। ठीक है, यहां पहले चंद्रमा बाद में राक्षस मत करिएगा, पहले राक्षस बाद में चंद्रमा। क्यों? क्योंकि निशाचर का तात्पर्य क्या है? राक्षस होता है। इसीलिए 2 वाला उत्तर मत सही करिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ना पता होता उत्तर, लेकिन ध्यान नहीं देते कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, और इसके चक्कर में उनसे गलती हो जाती है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, लिख रहा है, एक शब्द दे रहा है तुरंग और तरंग। तुरंग और तरंग, ये 2 शब्द लिख रहा है। ठीक है, क्या लिखा? तुरंग। अब आप जानते हैं दोस्तों, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तुरंग घोड़ा को कहा जाता है। आप पढ़ते हैं घोड़ा को अश्व कहा जाता है, तुरंग कहा जाता है, बाजी कहा जाता है कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घोटक कहा जाता है। ये सब जो है घोड़ा का पर्यायवाची, तो घोड़ा को तुरंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लिख रहा है? आप चाहे तुरंग कहिए यहां पर, चाहे अश्व कहिए, ठीक है, सब एक ही बात है। ठीक है, और दूसरा लिख रहा है तरंग। तरंग किसे कहा जाता है दोस्तों? तरंग उर्मी को कहा जाता है। उर्मी को, उर्मी यानी लहर को। उर्मी किसे कहा जाता है दोस्तों? लहर को। उर्मी, लहर, वीची, ये सब तरंग का पर्यायवाची है। तो देखिए क्या हो जाएगा? पहले तुरंग लिखा था ना, यानी पहले घोड़ा होना चाहिए। घोड़ा कहां है? वृषभ तो होगा नहीं दोस्तों। वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है। ठीक है, वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है। लहर और गधा भी नहीं होगा, गज और अश्व भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अश्व और उर्मी हो जाएगा। उर्मी का तात्पर्य लहर होता है। ठीक है, और यहां पर अश्व का तात्पर्य घोड़ा होता है, जिसको तुरंग कहा जाता है। उर्मी को तरंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो
हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि निर्धन और निधन में आपको भेद बताना। निधन, देखिए क्या लिखा है, पहले ध्यान से पढ़िए। एक तरफ लिखा है निधन, क्या लिखा है, निधन, और दूसरा लिखा है निर्धन। अब देखिए निर्धन का तात्पर्य तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं। निर्धन का मतलब निर्धन धन, यानी जो बिना धन का है, यानी जिसके पास धन न हो। यानी क्या निर्धन के लिए हम यहां पर गरीब शब्द लिख सकते हैं, या निर्धन को हम धनहीन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी निर्धन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। ये निधन का मतलब क्या हो जाता है, ये निधन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा, निधन कहा जाता है मृत्यु को। किसे कहा जाता है दोस्तों, निधन कहा जाता है मृत्यु को। ये आप में से कम बच्चे जानते हैं और शायद इसकी वजह से आप इसका जवाब देने में असमर्थ हैं। जी हां, याद रखेगा, मृत्यु, मोक्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत उत्तर हो जाएगा। जन्म नहीं हो सकता, मृत्यु साइड भी नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। मृत्यु और धनहीन कर लीजिएगा, धनवान धनहीन नहीं होगा दोस्तों, मृत्यु और धनहीन होगा, क्योंकि जो निधन शब्द दिया है, ये निधन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, निधन का तात्पर्य मृत्यु होता है, याद रखेगा। और निर्धन का तात्पर्य क्या होता है, धनहीन होता है। धनहीन, धन से हीन, यानी जिसके पास धन न हो। अगला लिख रहा है, समरूपी शब्द दे रहा है अजर और अजीर। जी हां दोस्तों, एक शब्द लिखा अजर, ठीक है, क्या लिखा है, अजर, और एक शब्द लिखा दोस्तों अजीर। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब आप किसी वृद्ध पुरुष से आशीर्वाद लेते तो कहते भाई अजर रहो अमर रहो। अमर रहो मतलब जो कभी न मरे, यानी तुम क्या हो जाओ, अमर हो जाओ। कितना बढ़िया आशीर्वाद है। और दूसरा आशीर्वाद देते हैं अजर रहो, अजर रहो अमर रहो। अजर का मतलब क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी आपको ऐसा आशीर्वाद मिला कि हमेशा जवान बने रहो। ठीक है, तो अजर का तात्पर्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो बूढ़ा न हो। जी हां दोस्तों, जो बूढ़ा न हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अजर कहा जाता है। ठीक है, और अजीर का मतलब क्या होता है, अजीर दोस्तों कहा जाता है आंगन को। किसे कहा जाता है, अजीर आंगन को कहा जाता है। तो मृत्यु अमृत तो नहीं, यहां जो बूढ़ा न हो और आंगन सही हो जाएगा। अनस्वर आगंतुक गलत है। जो डरे नहीं उसे निडर कहा जाता है। जो डरे नहीं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे निडर कहते हैं। और जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइए, जो जीता न जा सके। बताइए, ध्यान से सोचिए समझिए तब बताइए। जो जीता न जा सके, अजेय क्या हो जाता है दोस्तों, जो जीता न जा सके वो क्या है, अजेय। ठीक है, तो याद रखेगा, ये सब चीजें भी आप याद रखिए, सवाल आते हैं यहां से। ठीक है, आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा और वहां इस तरह के सवालों पर हमने चर्चा भी किया है। चलिए, आपका जो सही जवाब इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है समरूपी शब्द लिख रहा है चरम और चर्म। क्या क्या लिखा दोस्तों, पहले लिखा चरम, पहला शब्द है चरम और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, चर्म शब्द दिया। चर्म माने क्या होता है दोस्तों, चर्म तो चमड़ा को कहा जाता है। सर आपने बचपन से पढ़ा भी है और जानते भी हैं, चर्म किसे कहते हैं, चमड़ा को कहा जाते हैं। और चरम किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं चरमोत्कर्ष, एकदम अंतिम तक। ठीक है, चरम किसे कहा जाता है, चरम अंतिम तक को कहा जाता है। अंतिम को क्या कहा जाता है दोस्तों, चरम कहा जाता है। तो यहां अंतिम और चमड़ा कर लीजिएगा, टूटना शाश्वत गलत है, चमड़ा अंतिम गलत है। क्यों, पहले चरम लिखा है ना, चरम का तात्पर्य अंतिम होता है और चर्म का तात्पर्य चमड़ा होता है। बड़े आराम से आपने क्या कर लिया, ऑप्शन नंबर 3 को सही जवाब कर लिया, बहुत आराम से। ठीक है, देखिए आजकल मैं टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ा रहा हूं और टॉपिक वाइज हिंदी में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हिंदी के सभी चैप्टर पे चर्चा करूंगा। और आज हमारा कौन सा दिन है दोस्तों, आज हमारा 28वां दिन है। तो बहुत कमाल की बात है कि अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि इस तरह का शानदार लेक्चर आपको मिलने वाला नहीं। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ने की बात करेंगे ना, तो सिस्टमेटिक वे में आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। वो जो मिलेगा वो आपको स्टडी 91 पे मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ऐसे दोस्तों मैं जीएस की श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं। जी हाँ, जीएस की श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं और बिल्कुल ऐसे ही रोज नए टॉपिक पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। जीएस के सवालों को भी दोस्तों आपके समक्ष लेकर आऊंगा और उसे भी दिखाऊंगा, ताकि वहां पर भी आपका कांसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल देखिए, लिख रहा अपकार और उपकार का सही अर्थ बताइए। ठीक है, अपकार दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पर उपकार करना यानी क्या करना, उपकार का मतलब क्या होता है, भलाई। उपकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, भलाई। उपकार का तात्पर्य क्या, किसी पर आपने उपकार कर दिया मतलब कृतज्ञता कर दिया, यानी भलाई कर दिया। और अपकार का मतलब क्या होता है, बुराई होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अपकार यानी बुराई हो जाता है और उपकार मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, भलाई। ठीक है, आपने कई बार किया होगा बहुत लोगों के ऊपर भलाई, तो भलाई करने का तात्पर्य क्या होता है, उपकार। ठीक है, तो यहां भलाई बुराई नहीं होगा, बुराई भलाई होगा। याद रखेगा, सम्मान अपमान नहीं, यहां अपमान सम्मान नहीं। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। ठीक है, अपमान सम्मान तो अलग हो जाएगा, उपकार अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे लिख रहा है परिमाण और परिणाम का सही अर्थ क्या है। क्या लिखा है दोस्तों, परिमाण। परिमाण का तात्पर्य दोस्तों तौलने से है ना, और परिणाम का तात्पर्य क्या दोस्तों, रिजल्ट से है, रिजल्ट से। ठीक है, चलिए परिणाम को दोस्तों हम नतीजा भी कर सकते हैं। ठीक है, और परिमाण दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, माप तौल के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है परिमाण। ठीक है, माप तौल के लिए। तो यहां पर क्या लिखा, सबूत तो होगा नहीं, परिमाण देना। देखो परिमाण नहीं होता, सबूत के लिए प्रमाण शब्द होता है। क्या होता है, प्रमाण शब्द होता है, ना कि परिमाण शब्द होता है। गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। परिमाण का मतलब नतीजा भी नहीं होता, गलत हो जाएगा। परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप तौल होता है। परिणाम का मतलब नतीजा होता है, सही हो जाएगा। यहां डी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों ये आपका सही जवाब। देखिए 1 2 3 4 चाहे कहिए, चाहे ABCD कहिए, मुझे जो भी रटा है, ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए, बस अपना उत्तर मैच कराते चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 13वां सवाल देखिए क्या लिखा है। लिख रहा समरूपी शब्द युग्म दे रहा दोस्तों अवलंब और अविलंब। आपको दोनों का अर्थ बताना है कि क्या अर्थ है इसका। ठीक है, अवलंब, देखिए अवलंब का तात्पर्य आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो दोस्तों वहां अवलंब शब्द पढ़ा होगा, यानी एक दूसरे पर आश्रित हो जाना। ठीक है, या आश्रित होने को क्या कहा जाता है, अवलंब। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों या अवलंब का तात्पर्य दोस्तों सहारा भी होता है। ठीक है, अवलंब का तात्पर्य क्या होता है, सहारा। ठीक है, और अविलंब मतलब क्या होता है, बिना विलंब के। जैसे होता है ना, बहुत विलंब कर दिया भाई आपने, विलंब यानी लेट होना। ठीक है, तो याद रखेगा इसके लिए आप शब्द लिख सकते हैं बिना विलंब के, बिना विलंब के ये कह सकते हैं, यानी अवलंब का तात्पर्य सहारा हो जाएगा और अविलंब का तात्पर्य क्या हो जाएगा, बिना विलंब के हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सीधा, ठहरना, अस्थाई, आवश्यक, बिना विलंब के, सहयोग, ये सब गलत ऑप्शन है। गलत तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप कंफ्यूज हुए, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अच्छे से ध्यान दीजिए, सवालों को करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा शब्द युग्म में दे रहा दोस्तों अवधि और अवधि। क्या दिया दोस्तों, एक शब्द दे दिया अवधि, क्या दे दिया, अवधि। ठीक है, और दूसरा शब्द दे दिया अवधि। तो अवधि तो सर एक भाषा है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा कह सकते हैं या अवधि बोली कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अवधि क्या होता है दोस्तों, तो अवधि कहा जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि परीक्षा की अवधि जो हो 3 घंटे की है, पेपर की अवधि 3 घंटे की, 3 घंटे में आपको संपूर्ण पेपर समाप्त करना है। तो अवधि दोस्तों यहां समय को कहा जाता है। ठीक है, अवधि किसे कहा जाता है, समय को। अब यहां लिख रहा अवधि बढ़ना को कहा जाता नहीं, अवधि सीमा को कहा जाता नहीं, अवधि समय को कहा जाता है, और अवधि को अवध की भाषा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा। बाकी जवाब तो केवल परेशान करने के लिए दिया गया है कि नहीं। चलिए और आगे आइए, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है समरूपी शब्द दे रहा है कृपण और कृपाण। जी हां दोस्तों, एक शब्द लिखा आपके सामने कृपण, क्या लिखा, कृपण। ठीक है, एक शब्द लिखा कृपाण। तो कृपाण तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो वहां के पंजाब के लोग होते हैं दोस्तों, ठीक है, सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं अपने पास कृपाण रखते हैं। कृपाण एक छोटी तलवार होती है। ठीक है, तो याद रखेगा कृपाण किसे कहा जाता है दोस्तों, कृपाण तलवार को कहा जाता है। ठीक है, तलवार कहा जाता है, तलवार को कृपण भी कहा जाता है, कृपाण कहा जाता है, तलवार कहा जाता है, असी कहा जाता है, चंद्रहास कहा जाता है। पर्यायवाची वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा, और आगे भी दोस्तों हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और यहां कृपण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कृपण हमेशा कंजूस को कहा जाता है। कृपण किसे कहते हैं दोस्तों, कृपण कंजूस को कहते हैं। तो इसे याद रखेगा, यहां धनी और सिख होगा नहीं, कंजूस और तलवार ये हो जाएगा, अंधा बलवान नहीं होगा, सीधा मूर्ख भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। आई बात समझ में। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, लिख रहा समरूपी शब्द दे रहा है दोस्तों अशक्त और आसक्त। क्या लिखा दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। अशक्त, क्या लिखा, अशक्त, अशक्त, और एक और शब्द लिख दिया दोस्तों आसक्त। क्या लिख दिया, अशक्त और आसक्त। ठीक है, अब देखिए जवाब क्या हो गया दोस्तों, अशक्त का मतलब क्या हो जाता है, देखिए जो सक्त शब्द लिखा है ऐसे आपने पढ़ा होगा शक्ति। शक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों, शक्ति का तात्पर्य हम बल से कर सकते हैं, शक्ति को बल से लगा सकते हैं, संबंध इसका बिल्कुल सही लगा सकते हैं। और यहां जो लिख रहा दोस्तों अशक्त, यानी अब उसी को उल्टा कर दिया, यानी सक्त और उसके आगे अ लगा दिया, यानी उसका विपरीत हो जाएगा, यानी बिना बल के, बिना शक्ति के। क्या हम इसे शक्तिहीन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
क्या हम इसे शक्तिहीन कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि सख्त के आगे अ लगा दिया ना तो अपोजिट हो जाएगा उसका। और आसक्त मतलब क्या होता है? किसी को आसक्त करना, किसी को आकर्षित करना। आसक्त का तात्पर्य क्या हो जाता है दोस्तों? आसक्त का तात्पर्य हो जाता आकर्षित या फिर मोहित। ठीक है, ये शब्द इसके अर्थ होंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा, लिख रहा अभिमान और प्रेम हो ही नहीं सकता, समृद्ध शक्तिहीन हो ही नहीं सकता, शक्तिहीन और मोहित हो सकता है, शक्तिमान और संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका उत्तर नंबर 3 क्या हो गया? सही हो गया। आ रहा समझ में? अब मैं ऐसे ही बकबक करते चले जा रहा हूं, ठीक है, कुछ तो आ रहा होगा समझ में। अच्छा, एक निवेदन आप सभी से कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर से करिए, अपना कमेंट किया करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि वहां स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़े। जैसे दोस्तों हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर 28 दिन में आपको मजा आया इस तरह से पढ़ करके तो विश्वास कीजिए आगे मैं जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, यूट्यूब पर ही स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये जीके जीएस की सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से रोज नए टॉपिक पे जब हम चर्चा करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सर सिमिलर टॉपिक कभी नहीं मिलता है, हमेशा एक नई टॉपिक के साथ हम चर्चा करते हैं और नए नए प्रश्नों को भी देखते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए दुनिया भर में पढ़ लेंगे कोई मतलब नहीं है, घूम के आएंगे आप, तो समय मत वेस्ट करिए। आइए स्टडी 91 के कोर्सेज को ज्वाइन करिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। विश्वास कीजिए जबरदस्त बैच है, पैसा वसूल बैच है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया दोस्तों, आप इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बैच के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है पर्यंत और पर्यंक। जी हाँ दोस्तों, बताइए। जैसे लिखता है ना, जीवन पर्यंत सर हम आपकी सेवा करते रहेंगे। वाह वाह, ठीक है, जीवन पर्यंत। पर्यंत और पर्यंक का मतलब क्या होता है? तो पर्यंत का तात्पर्य होता है तक। क्या होता है? यानी जीवन भर, भर या तक, याद रखिएगा, तक या भर इसका तात्पर्य होता है। और पर्यंक किसे कहा जाता है? पर्यंक पलंग को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? पर्यंक का तात्पर्य क्या होता है? पलंग होता है। तो यहां तक और कीचड़ नहीं होगा, तक और पर्यंक पलंग हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्त शब्द मत करिएगा, ठीक है, पर्याप्त नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पर्यंत का मतलब पर्याप्त नहीं होता, पर्यंत का मतलब तक होता है, यानी जीवन भर या जीवन तक या जीने तक या मरने तक, उसके लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां तक और पलंग करिएगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है समरूपी शब्द लिख रहा है दोस्तों, अनल और अनिल का अर्थ क्या होता है? देखिए अनल में जो मात्रा लगा है ना, ध्यान दीजिएगा जरा, अनल में जो मात्रा है वो जल गया है, अनिल में मात्रा लगा है, यहां छोटी की मात्रा लगा है और ऊपर वाले मान लो कि आग लग गया, मात्रा जल गया। तो इसी से याद रखना कि अनल का अर्थ क्या होता है? आग होता है, और अनिल का अर्थ क्या होता है? पवन होता है या वायु होता है या हवा होता है। सब लिख लीजिएगा। आग को अग्नि कहते हैं, आग कहते हैं, हुतासन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? हुतासन कहते नहीं सुना? पर्यायवाची पढ़िए जाकर, आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? आग और पानी, आग नहीं होगा, वायु समुद्र नहीं होगा, वायु और आग नहीं होगा, आग और वायु होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन आप जरूर याद रखा करिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको याद है, याद रहने के बाद भी बहुत सारे बच्चे पहले पवन कर देंगे बाद में आग कर देंगे, उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी में इस तरह की छोटी मोटी गलती नहीं करना है। गलती बड़ी हो तो समझ में आए, छोटी छोटी गलती क्यों होती है आपसे, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। लिख रहा अभिराम और अविराम, दो शब्द लिखा। क्या क्या लिखा दोस्तों? अभिराम। जी हां, बहुत प्यारा नाम है दोस्तों, अभिराम। ठीक है, और एक दूसरा शब्द आपके सामने दे दिया अविराम। क्या दे दिया दोस्तों? अविराम। देखिए अभिराम किसे कहा जाता है? अभिराम सुंदर को कहा जाता है। अभिराम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? सुंदर होता है। और विराम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? विराम माने तो रुकना होता है, और अविराम मतलब लगातार, यानी बिना रुके। चाहे आप इसको लगातार कह लो, चाहे आप इसे कह दो बिना रुके, बिना रुके। ठीक है, क्योंकि रुकने का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? विराम। भाई कहीं पर विराम लेना यानी रुक जाना, और अविराम का मतलब लगातार बने रहना या बिना रुके चलते रहना, उसे कहते हैं विराम। तो देख लीजिए, सामर्थ्य उन्नति होगा नहीं, प्रातः काल सायंकाल होगा नहीं, लगातार सुंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभिराम का मतलब सुंदर होता है, तो पहले सुंदर होना चाहिए, बाद में लगातार होना चाहिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला उत्तर दोस्तों आपका सही होगा, इसको मैच करा लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिख रहा दोस्तों, सकल और शकल में क्या अर्थ होता है? क्या अंतर होता है? दोनों का अर्थ बताना आपको। एक छोटा सा लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है दोस्तों? बड़ा सा लिखा है शकल। ठीक है, तो सकल और शकल का मतलब क्या होता है? देखिए एक जो छोटा सा होता है ना, इस शकल का मतलब होता है संपूर्ण,
इस सकल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कुल का तात्पर्य भी संपूर्ण होता, आपको याद होगा। और बड़ा वाला जो स लिखा, अगर ये वाला स दे दे तो याद रखेगा इसका अर्थ होता है दोस्तों अंश, ठीक है। शकल माने क्या होता है? अंश, ठीक है। तो याद रखेगा कला और कृति ये नहीं होगा, सन और संबत नहीं होगा, संपूर्ण और अंश होगा, सबल निर्बल भी नहीं होगा। यानी उत्तर नंबर 3 जो है इस सवाल का क्या है? सही जवाब है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फटाफट अपने उत्तर को मैच कराते चलिए। मैं देखिए 30 सवाल लेकर आता हूं और ये सवाल ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्वास कीजिए, पेपर उठा के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है शब्द युग्म के सही अर्थ देने वाले का चयन कीजिए। क्या लिखा दोस्तों? अंबुज और अंबुद। देखिए आपको सिखाया था, कहीं भी ज और द का जब कॉन्सेप्ट आ जाए तो याद रखेगा वो निश्चित रूप से दोस्तों जल से जुड़ा होगा। ये देखिए जल में जब ज को लगाते हैं तो दोस्तों कमल बनता है, कमल बनता है, और जब द को लगाते हैं तो बादल बनता है। जिस तरह से पीछे हमने नीरद पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नीरज नीरद। उसी तरह से अंबुज अंबुद। तो पहले कमल होगा, बाद में बादल होगा, यानी कमल बादल सही हो जाएगा। जल और कमल गलत है, समुद्र कमल गलत है, बादल समुद्र गलत है। जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा मंदिर और मंदिरा का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक शब्द लिखा दोस्तों मंदिर, ठीक है, मंदिर, ठीक है, यानी पूजा घर, पूजा जहां होती है, या देवालय कहते हैं, देवधन आलय, जहां देवता निवास करते हैं उसे मंदिर कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा शब्द लिख दिया दोस्तों मंदिरा, जी हां दोस्तों। और तीसरा शब्द लिख लीजिए मदिरा। क्या लिख लीजिए? मदिरा। देखिए मदिरा का तात्पर्य शराब होता है। क्या होता है? शराब होता है। मंदिर का तात्पर्य देवालय होता है, देवधनालय, देवताओं का निवास स्थान। और मंदिरा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? अश्वशाला होता है। नहीं पता बहुत सारे बच्चों को, लेकिन आप याद रखेगा मंदिरा का अर्थ यहां पे क्या होता है दोस्तों? अश्वशाला होता है। इस प्रकार दोस्तों जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, लोग इस तरह के शब्द देखे नहीं होते हैं। याद रखेगा मंदिर और मंदिरा, जी हां दोस्तों, मंदिर मंदिरा। मंदिरा किसे कहा जाता है दोस्तों? अश्वशाला को कहा जाता है। जहां घोड़े के रहने की व्यवस्था होती है दोस्तों उसे अश्वशाला कहते हैं, ठीक है। और जहां देवता निवास करते हैं उसे देवालय कहा जाता है, ठीक है, देवालय कहा जाता है। तो वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा पथ और पथ्य में क्या अंतर है? क्या लिखा दोस्तों? पथ। और दूसरा शब्द क्या लिखा? पथ्य। पथ और पथ्य। देखिए पथ का तात्पर्य रास्ता होता है, ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ठीक है। तो याद रखिएगा पथ का तात्पर्य क्या होता है? रास्ता, ठीक है। और पथ्य का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? पथ्य कहा जाता है रोगी के भोजन को। जो रोगी का भोजन होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे पथ्य कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से एक और शब्द दे दे रहा हूं आपको, नेपथ्य किसे कहा जाता है? नेपथ्य। तो रंगमंच के पीछे का स्थान जो होता है, पीछे का स्थान जो होता है दोस्तों उसे, या जो पीछे का पर्दा होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? रास्ता और रोगी का भोजन जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पथ का तात्पर्य रास्ता होगा। उल्टा मत करिएगा, नहीं तो फिर उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मजाक मजाक में ही उत्तर गलत हो जाएगा, नंबर आप खो देंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा है कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है? देखिए भौरा किसे कहते हैं दोस्तों? भौरा को अली कहा जाता है, ठीक है, अली कहा जाता है। और सहेली को क्या कहा जाता है दोस्तों? आली कहा जाता है। अच्छा, अली और आली में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मात्रा किधर होगा, कौन सा सही किया जाए। लेकिन आप याद रखेगा अली माने क्या होता है? भौरा होता है, और आली माने सहेली होती है, ठीक है, सहेली। जी हां दोस्तों, भौरा और सहेली, मित्र आली, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां अली आली मत करिएगा, अली होता अली और आली, ठीक है। आदि आदि मत करिएगा, भ्रमर भौर मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का सही जवाब है। लिख रहा है कि निम्न समरूपी शब्द में से कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश एवं खजाना का अर्थ देता है? जी हां दोस्तों, शब्दकोश और खजाना। शब्दकोश के लिए कौन सा अर्थ हो जाएगा दोस्तों? तो शब्दकोश में कोश लिखा हमेशा बड़ा वाला सा रहेगा, लेकिन जो ये खजाना वाला लिखा ना, यहां पर कोश खटकोड़ वाला हो जाता है। आप कहेंगे सर प्रूफ करिए। जैसे हमने कहा राजकोष, क्या लिखा है? राजकोष। तो आप कैसे लिखते हैं? ये तो करते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, ठीक है। या आप कहीं लिखते हैं कोषाध्यक्ष, कोष का जो अध्यक्ष होता है, खजाने का जो अध्यक्ष होता है उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो कोषाध्यक्ष ऐसे ही तो लिखते हैं। तो याद रखेगा
कोश जो खजाना वाला होगा यहाँ खटोड़ सा लिखिएगा, और जहां शब्दकोश की बात कर रहा है, ठीक है, यानी ढेर सारे शब्दों का भंडार जो होता है उसके लिए यहां बड़ा सा होगा, छोटा सा नहीं करना आपको, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। छोटा कोश जो होता है दोस्तों ये दूरी के लिए मापा जाता है, 1 कोश, 2 कोश, 4 कोश, आज हम चले गए, तो याद रखेगा ये वाला जो कोश लिखता है ना ये, ठीक है, ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, उसके लिए दोस्तों इस्तेमाल करते हैं कोश का, नहीं, ठीक है। तो इसे याद रखेगा, ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्या लिख रहा है दोस्तों, आदि और व्याधि का अर्थ बताता है। क्या क्या लिखा दोस्तों, आदि लिखा और व्याधि लिखा। कई बार दोस्तों इस शब्दों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आदि और व्याधि का अर्थ क्या होता है, आदि दोस्तों मानसिक पीड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मानसिक पीड़ा या मानसिक कष्ट को आदि कहा जाता है। और व्याधि किसे कहते हैं दोस्तों, व्याधि शारीरिक पीड़ा को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों, शारीरिक पीड़ा को या शारीरिक कष्ट को व्याधि कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा दोस्तों इस युग में आदि का अर्थ क्या होता है, केवल आदि का अर्थ आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, मानसिक कष्ट हो जाएगा, मानसिक पीड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में आपसे व्याधि पूछ देता तब क्या बताते हैं, तब आप बताते भाई शारीरिक कष्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर व्याधि पूछता तो, फिलहाल तो पूछा नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। थोड़ा सा हम यहां पर सवालों के तरीके को चेंज कर रहे हैं, अलग वे में भी इस चैप्टर से सवाल आ सकता है कि बताइए कौन सा सही नहीं है। अन्योन्य क्या मतलब क्या होता है, देखिए इसका अर्थ तो आपको देखना है ना, तो आपको देखिए थोड़ा सा संधि विच्छेद करके समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अन्योन्य, अन्योन्य का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, परस्पर होता है, परस्पर। परस्पर का तात्पर्य क्या होता है, एक दूसरे से, ठीक है। परस्पर का तात्पर्य क्या है दोस्तों, एक दूसरे। जैसे मैं कहूं कि हमें परस्पर जो है प्यार रखना चाहिए, मोहब्बत रखना चाहिए, तो मतलब एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत होना चाहिए, यह तात्पर्य होता है। कृति का तात्पर्य रचना होता है, आप जानते ही हैं। अन्यान्य और को कहा जाता है। देखिए अन्यान्य को आप तोड़ के अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अन्य धन अन्य, इसी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अन्यान्य हो जाएगा। तो अन्य मतलब और होता है, और बोल सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन इस कृति का मतलब जो लिख रहा है निकृष्ट पुरुष दोस्तों, ये आपका गलत दे रहा है, और इसीलिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा सही नहीं है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, अगर कृति में छोटी की मात्रा हो, ठीक है, तो आप कहते हैं कि फला कृति किसकी है, यानी फला रचना किसकी है, तो कृति का तात्पर्य तो दोस्तों रचना होता है। लेकिन अगर कृति में बड़ी की मात्रा लगा दिया तो याद रखेगा उसका तात्पर्य निकृष्ट पुरुष नहीं होता है। कृति का मतलब दोस्तों चतुर होता है। क्या होता है, कृति का मतलब क्या होता है, चतुर होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। और यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा था कि बताइए कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि उत्तर सही नहीं लिखा है, उसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इस वजह से दोस्तों ये गड़बड़ दे रहा है आपके सामने। आगे बढ़िए, लिख रहा अंश और अंश शब्द का सही अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। एक तो अंश लिखा है, छोटा सा लिखा है, और एक अंश क्या दोस्तों, बड़ा सा लिखा है, ठीक है। अब अगर आप गणित की बात करेंगे तो गणित में आपको ये वाला अंश मिलता होगा, अंश बटा हर, ठीक है। तो जब बड़ा सा मिलता है दोस्तों, तो इस बड़े सा का इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों, भाग को कहते हैं। अंश का माने भाग होता है, भाग का तात्पर्य हिस्सा होता है, ठीक है। अरे छोटा अंश होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या होता है, कंधा होता है, ठीक है। तो कंधा और क्या कर लीजिएगा दोस्तों, कंधा और भाग करिएगा, संख्या मत करिएगा दोस्तों, अंश का मतलब संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 ना, हाँ बिल्कुल सही, 2 वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा अली, और अली का मतलब क्या होता है, देखिए कहीं कहीं पर अली लिखा होता है, कहीं पर आली भी लिखा होता है, ठीक है। तो पीछे आपको बताया, अगर छोटा ई लिखा हुआ है दोस्तों, तो छोटे ई का मतलब क्या होता है, भौरा होता है, भ्रमर होता है, ठीक है। और जहां बड़ी ई होता है, चाहे अली लिखे चाहे आली लिखे, तो याद रखेगा इसका मतलब सखी या सखा होता है, सखी या सखा होता है, ठीक है। तो याद रखेगा पहले सखी करिएगा, बाद में भौरा करिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्योंकि अली लिखा पहले, बड़ी ई की मात्रा है तो सखी होगा, सखा मित्र होगा, अली लिखा है तो भ्रमर यानी भौरा होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है चिर, और चीर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चिर, देखिए कई बार आपने शब्द सुना भी होगा चिर, ठीक है, कि चिर अस्थाई या चिर काल तक बने रहना, ठीक है। तो याद रखेगा एक चिर का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो चिर लिखा ना, चिर अस्थाई शब्द पढ़ा होगा, चिर काल पढ़ा होगा, चिरायु पढ़ा होगा। तो ये वाला जो चिर है ना, चिर का तात्पर्य दोस्तों पुराना होता है, ठीक है, बहुत दिनों पुराना। और दूसरा जो चिर लिखा है ना, इस चिर का तात्पर्य दोस्तों वस्त्र होता है। तो आप मिला लीजिए, लंबा प्राचीन नहीं, वस्त्र पुराना नहीं,
पेड़ वस्त्र नहीं, पहले पुराना होगा क्योंकि इस शीर का तात्पर्य क्या होता है, पुराना होता है, और बड़ी ई जहां लगा इसका तात्पर्य वस्त्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आप सही कर लीजिए। ये दोस्तों इसका अर्थ है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह के सवाल यार परीक्षा में देखिए आते हैं, बार बार आते हैं, और ये पूरी सीरीज आप देखिएगा। आपने नहीं देखा तो जाके 1 नंबर से देखिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, पूरी सीरीज आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा। हर सीरीज में दोस्तों लिखा हुआ है कि कौन सी दिन की क्लास है। आज 28वीं क्लास दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छी भी लग रही होंगी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, और याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारी किताबें भी आ चुकी हैं, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। ऐसे विषय जो आपको YouTube पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। बाकी पेड क्लास है, YouTube क्लास है, तो एकदम क्वालिटी कंटेंट की चीजें दी जाती है। थोड़ी सी चीजें हमारे पास है और जो है बेहतर है अपने आप में, ठीक है। आप ज्वाइन करिए, आपको खुद पता चलेगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।